नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव को लेकर, दतिया के दंगल को लेकर। दतिया का दंगल किसके लिए अमंगल होगा, किसके लिए मंगल होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। दिल्ली की कोर्ट द्वारा उन्हें 28 साल पुराने सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार दतिया विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 6 जुलाई को जारी होगी। इसके बाद उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 16 जुलाई को नाम वापसी का अंतिम दिन। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। यह उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। सवाल यह है कि भाजपा इस चुनावी मैदान में किसे उतारेगी। क्या एक बार फिर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलेगा या पार्टी किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। वहीं कांग्रेस की रणनीति पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। क्या कांग्रेस सहानुभूति या विक्टिम कार्ड खेलते हुए राजेंद्र भारती के परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाएगी या फिर कोई नया चेहरा सामने लाएगी। यह उपचुनाव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के लिए भी साख का सवाल माना जा रहा है। वहीं भाजपा संगठन के लिए भी दतिया उपचुनाव प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। चुनाव में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा भाजपा और कांग्रेस दोनों को आजाद समाज पार्टी की चुनौती का भी सामना करना पड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने दतिया सीट पर प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई थी, इसलिए इस बार भी उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है। इन्हीं तमाम राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले दतिया उपचुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उस पर एक नजर डालते हैं। ये काम चुनाव आयोग का है, उन्होंने घोषणा की है और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और हम जीतेंगे भी चुनाव। जो भी उम्मीदवार आएगा आपको इसी डैश पे बताया जाएगा। दतिया के जिला प्रशासन से उम्मीद करूंगा, यहाँ कलेक्टर और एसपी दोनों नए अधिकारी हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में प्रशासन भी अच्छा काम करेगा, ये मुझे उम्मीद है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता, सभी संविधानवादी कार्यकर्ता, सभी जाति सभी वर्ग के वो कार्यकर्ता जो भय और आतंक को मिटा के दतिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांव गरीब किसान की बात को आगे पहुंचाना चाहते हैं, वो युवा जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो माताएं बहनें जो अपने सपनों के लिए पीछे अधूरी सपनों को पाके दुखी हैं, उनके सपने भी पूरे करने का काम हम सब साथी करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी ताकत से आप सबका समर्थन सहयोग मिलेगा और दतिया के चुनाव में इस बार आजाद समाज पार्टी फतेह करने वाली है। तो दतिया उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 30 जुलाई को मतदान होगा, वहीं 3 अगस्त को परिणाम आ जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस नेता ज्योति सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में ज्योति सिंह जी से करूंगा। ज्योति जी, लंबे इंतजार के बाद 2003 के बाद 2023 में दतिया विधानसभा से चुनाव जीता राजेंद्र भारती ने, और उसके बाद एक बार फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। अब किस तरह से तैयारी है, कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? ज्योति जी अनम्यूट कर लीजिए, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए आप अपना। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी, लगातार 15 सालों तक नरोत्तम मिश्रा वहां पर विधायक रहे। दतिया की जनता ने उन पर खूब उन्हें प्यार दिया, लेकिन फिर 15 साल बाद ऐसी क्या कमी रह गई कि वो चुनाव हार गए। हालांकि अब उपचुनाव का समय आ गया है। किस प्रकार की तैयारी और इन 2.5 सालों में किस तरह से वहां पर भाजपा अपना रोल निभाती रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव
मध्य प्रदेश के अंदर या देश में 24 आवर्स 7 डेज 365 डेज मई साल भर, तो 24/7 इंटू 365 मोड में काम करती संगठन कार्य करता है। अब चूंकि और लोकतंत्र में चुनाव अगर आते हैं तो वो यज्ञ होते हैं, महायज्ञ हम मानते हैं उनको, महाकुंभ। अब चूंकि दतिया में जो चुनाव हो रहा, उपचुनाव होगा, तो दतिया के जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो भ्रष्टाचार के पर्याय रहे और उनके भ्रष्टाचार को प्रमाणित भी कर दिया गया है और वो उनको 3 साल की सजा भी हो चुकी है और विधानसभा ने भी अपनी सीट रिक्त की। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी अपनी सीट रिक्त कर दी और जब जैसे ही निर्वाचन की सीट रिक्त हुई उसके बाद चुनाव आयोग ने अभी ये चुनाव का कार्यक्रम भी दे दिया है। और उनको जो दतिया के पूर्व विधायक रहे जो कि भ्रष्टाचार के पर्याय रहे, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। राजेंद्र भारती जी जो कि वहां से उनको डिसअलाउ कर दिया है, वो एबल ही नहीं हो, 6 साल के लिए भी इसमें प्रतिबंध लगता है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा के आधार पर उनको वो नहीं लड़ सकते। अब चूंकि डेट आ चुकी है और 30 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को 3 अगस्त को मतगणना होगी। सत्येंद्र जी, जिस जनता ने 2023 में आपका साथ नहीं दिया, आपको लगता है कि वो अभी आपका साथ देगी और उम्मीदवारी को लेकर भी संशय बना हुआ है? देखिए, निसंदेह जनता साथ देगी। कुछ कमियां रह गई थी, हम सोचो और सुधार करो, तो हमने जो है कुछ जो कमियां हैं वहां पर हमने अपना जो ब्रिजिंग किया है। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंदिर मानते हुए और उसमें रहने वाली जनता की पूजा की है, आज हम उनको भगवान मानते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़े पुजारी हैं तो वो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी हैं निसंदेह। और आप जो भी वहां पर हमारे प्रदेश की चुनाव समिति, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय चुनाव समिति, केंद्रीय चुनाव समिति जिसको कहते हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा 13 जुलाई जो लास्ट अंतिम तिथि है नामांकन की, उससे पहले प्रत्याशी भी घोषित हो जाएंगे। तो निसंदेह इस बार जो कांग्रेस के छल में छेद करेंगे और जिस प्रकार से अब कांग्रेस को तो मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप देखिए जो राजेंद्र जो वहां पर जो वहां के रहे राजेंद्र भारती जी, तो वो उन्होंने ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास, किस प्रकार से कूट रचना की और डिसअलाउ कर दिया गया उनके लिए, सब जानती है जनता। भ्रष्टाचार के पर्याय रहे। राजेंद्र भारती लंबे इंतजार के बाद चुनाव जीते, अब उपचुनाव, किस तरह की रणनीति, क्या तैयारी? अब लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव कराया जा रहा है। जो केस जिस पर कोई सजा अभी तक नहीं थी, नरोत्तम मिश्रा जी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए हमें आज ये उपचुनाव कराना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी को पहले हार का सामना करना पड़ा है और इस वाले चुनाव में भी उनको हार स्वीकार नहीं हुई, इसलिए उपचुनाव नहीं कराना पड़ रहा है। आपके नेता के खिलाफ केस दाखिल हुआ, उनको सजा हुई 3 साल की, इसलिए उपचुनाव कराना पड़ रहा है। हम राज्यसभा की भी बात करेंगे। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में भी केवल एक नोटिस के कारण उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म कैंसिल कर दिया। तो अब भाजपा नहीं, हम फिलहाल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं जी। तो भाजपा अभी इस 30 जुलाई के चुनाव में हार का सामना करेगी। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर दतिया में काम करेगी और दतिया में फिर से कांग्रेस के विधायक होंगे। मतलब आप आश्वस्त हैं? जी, आप आश्वस्त निश्चिंत है कि इस बार फिर से कांग्रेस का विधायक ही बनकर के आएगा, जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल, दतिया की जनता त्रस्त है नरोत्तम मिश्रा जी से। ठीक है अरविंद जी, क्या लगता है इन 2.5 सालों में नरोत्तम मिश्रा की स्वीकार्यता बढ़ी है या ये 2.5 साल का गैप एक वहां पर खाई कर गया है जो कांग्रेस की फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है? और क्या यदि राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को सदस्य यानी कि उनको टिकट मिलता है तो क्या एक विक्टिम कार्ड और एक सहानुभूति के तौर पर उसका फायदा उन्हें होगा? देखिए, साफ तौर पर देखा जाए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अभी घोषणा कर दी, तो थोड़ा सा चुनाव आयोग को इसमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए था, क्योंकि 14 जुलाई को अभी केस पेंडिंग है और हो सकता है कि स्टे मिल जाए, ऐसा अभी कांग्रेस के लोगों का मानना है। और जो उन्हें रिट दायर की है अभी, उनका कहना है ये 14 तारीख तक इंतजार करना चाहिए था। ठीक है, चुनाव आयोग ने 1 तारीखों का ऐलान कर दिया। बात करते हैं कि ये लड़ाई जो है इससे ज्यादा किसी को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक विधायक से कहीं कुछ होना जाना नहीं है, नहीं तो कांग्रेस को ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ना ही भाजपा को फर्क पड़ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, कांग्रेस को, अगर कांग्रेस जीतती है
तो निश्चित तौर पर उसका वजन बढ़ेगा। और अगर भाजपा जीतती है तो सीधा सीधा नरोत्तम मिश्रा सीधा सीधा ये कैबिनेट मंत्री बनेंगे। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा वर्सेस कांग्रेस है, क्योंकि अगर नरोत्तम जी हारते हैं तो एक बार हारना ठीक है, हार गए, धोखे से हार गए, इस बार हारते हैं तो उनका राजनीतिक जो कैरियर है उस पर दाग जरूर लगेगा और प्रश्न लगेगा, क्योंकि 2 बार हारना किसी भी बड़े नेता के लिए महत्वपूर्ण होता है। और उस नेता के लिए जो नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को कहीं ना कहीं विकास के लिए, अगर पूरे प्रदेश की बात करें, ये पत्रकार होने के नाते, तो दतिया में बहुत विकास हुआ है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये नरोत्तम मिश्रा का चुनाव हारना सवालों के घेरे में खड़ा होता है, क्योंकि एक विकास होना और विकास के दावों को अगर बात की जाए तो वहां पर दतिया की बात करें तो वहां जातिवाद, समाजवाद, क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। अब बात करते हैं कि 30 जुलाई को मतदान होना है, तो इस बार दिक्कत सबसे बड़ी एक होगी कि अगर मतदान कम होता है तो भाजपा को फायदा मिलेगा। उसका सीधा सा कारण यह है कि वहां पर 30 जुलाई को बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि बारिश शुरू हो गई होगी। ग्रामीण वहां पर क्षेत्र ज्यादा पड़ता है, अगर बारिश ज्यादा होती है तो ग्रामीण लोग मतदान करने नहीं जाएंगे। अगर कम हुआ तो भाजपा को फायदा होगा। लेकिन अगर जिस तरीके से बात की जा रही है कि कांग्रेस के जो राजेंद्र भारती के बेटे को अगर चुनाव टिकट दिया गया तो ज्यादा कांग्रेस को लाभ होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये विक्टिम कार्ड इस बार नहीं खेला जा सकता, क्योंकि जो भी मामला सहानुभूति, नया चेहरा कोई ला सकते हैं। हाँ, दामोदर यादव भी आएंगे वहां, तो सबको पता है दामोदर यादव क्या कर रहा है, निश्चित तौर पर वो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस ने अगर घनश्याम सिंह को मैदान में उतार दिया तो कांटे की टक्कर वहां पर होगी। इस बात को कांग्रेस भी जानती है और भाजपा भी जानती है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोग का कहना यह है कि क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने राजेंद्र भारती के बेटे को टिकट देने से मना कर दिया है, हम आगे समीकरण क्या बैठते हैं वो तो ईश्वर जाने, आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अगर क्योंकि वहां जातिवाद की लड़ाई होती है और अवधेश नायक का नाम चल रहा था। आप जिस हिसाब से जातिवाद की बात कर रहे हैं, क्या जाति का फैक्टर सचमुच चलेगा वहां पर? क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो वहां जाति ने कोई खास कमाल नहीं करके दिखाया। जातिवाद, क्षेत्रवाद, समाजवादी चुनाव हारा जीता वहां। उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ, वहां 4 पार्टियां हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है, तो जो चंबल अंचल का पूरा बेल्ट है वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद और बाहुबल से चलता है। तो यही वजह है कि पिछले चुनावों मतलब पिछले परिणामों पर नजर डालें तो करीब 27,000 वहां पर ब्राह्मण है, 27,000 कुशवाहा समाज के लोग हैं और कुशवाहा समाज के ही एक व्यक्ति वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिनको करीब 1000 वोट के आसपास मिला था। अगर हम बसपा को लेकर बात करें तो बसपा को 1100 के आसपास वोट मिले थे। तो क्या लगता है आपको कि जाति का कार्ड चला वहां पर? नहीं, आप इस बात को समझिए कि जातिवाद का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी जात से खड़ा हो जाए। दिमनी में अभी दिमनी में चुनाव हुआ था, इसके छत्तीस सभा के एक तोमर साहब खड़े हो गए, 350 वोट आए थे। जातिवाद का मतलब यह है कि उसका वर्चस्व हो, और जाति जब जाती है तो कहीं ना कहीं घुसती चली जाती है। राजेंद्र भारती का जीतना कहीं ना कहीं से, अच्छा विकास की अगर बात होती, आप देखो वहां मेडिकल कॉलेज, वहां पर यूनिवर्सिटीज, वहां क्या नहीं है दतिया में। पानी तीसरे मंजिल पर पहुंच रहा है, इसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा का चुनाव हारना कहीं सवालों को घेरे में खड़ा करता है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर वहां की जनता है वो, वहां ठाकुर मतदाता, वहां पर बैस मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। कुशवाहा और पंडितों का वोट वहां ज्यादा है। ये जहां झुक गए वहीं कहीं ना कहीं संभावना बनती है। अगर घनश्याम सिंह का चुनाव मैदान में अगर आते हैं तो आप साफ तौर पर मान लीजिए कि समीकरण कुछ ना कुछ वहां के बदलेंगे। जी ठीक है सत्येंद्र जी, उपचुनाव पहले भी श्योपुर में हुआ, लेकिन उसका परिणाम जो रहा, अब फिर से उपचुनाव है दतिया में इस बार। देखिए अभिजीत जी, उपचुनाव अमरवाड़ा में भी हुआ, उपचुनाव बुधनी में भी हुआ और उपचुनाव श्योपुर में। ठीक है, हमारी कुछ कमी रह गई, हमारे प्रत्याशी नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस ने भी वहां पर मुंह की खाई है। और कोर्ट ने कह दिया है कि इनका जो मुकेश मल्होत्रा थे, उनका जो पूरा की पूरी विधायकी है वो निरस्त कर दी गई, होल्ड पे है। अगर राज्यसभा में इनकी वोटिंग होती तो इनके 2 दर्जन से ज्यादा विधायक तो क्रॉस वोट करते, और मुकेश मल्होत्रा तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। वो तो विधानसभा में एलिजिबिलिटी नहीं है उनकी, कि उनको बोल दिया गया यू आर ऑन होल्ड। अभी भी फाइनल डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट से। बस ये भी कह सकते हैं नाम मात्र के विधायक अकेले बचे हैं वो। तो ये स्थिति कांग्रेस की दुर्गति है। उनके ही जो आपराधिक प्रकरण है उनकी जानकारी नहीं दी थी। और राजेंद्र भारती जो है भ्रष्टाचार के पर्याय रहे। 1998 से 2001 के बीच में वो ग्रामीण विकास जो सहकारी बैंक होता है, ग्रामीण विकास सहकारी बैंक, उसके वो अध्यक्ष रहे। और उसमें ही अपनी माता जी की एफडी थी, मात्र 3 साल के लिए थी, वो 13.5% पे थी वो। तो 3 साल की एफडी को 15 साल की कर दिया, तो 13.5% का ब्याज खाना था इनको। तो कांग्रेस में मतलब सत्ता लोलपी तो है ही है, साथ ही साथ धन लोलपी भी है। और ये जो था तो गलत काम किया था। 3 साल की एफडी थी, आपको फायदा मिलेगा इसका? तो
निस्संदेह कांग्रेस देखिएगा कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता 3 दिन से आ नहीं रहे हैं, 3 दिन के सत्येंद्र लिए जी। उनकी हालत खराब हुई है। सुन लीजिए अभिजीत जी 5 सेकंड और ठीक दीजिए। हाँ तो ये हमारे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से आक्रमण किया, वैचारिक बताया, तथ्यात्मक जिस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाए थे डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे मीडिया प्रभारी, हमारे कप्तान आशीष अग्रवाल जी ने और हमारे समस्त प्रवक्तागणों की टीम ने तो कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गए। और दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं ही कह दिया, सोना जीतू पटवारी ये गलत बोल रहे हो तुम, उज्जैन में जाकर के बोला ये गलत बोल रहे हो आप। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, आप तमाम कांग्रेस की खामियां भी गिना रहे हैं, लेकिन जब भी उम्मीदवारी को लेकर अगर दलाल और स्लीपर नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है तो भाजपा के नेता हिचकिचा क्यों जा रहे हैं? भाई बड़े कद के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, खुलकर नाम लीजिए कि हाँ भाई हम उम्मीदवारी प्रत्याशी होंगे हमारे, उनका नाम आता तो हिचकिचा क्यों रहे भाजपा के नेता? फिर नहीं अभिजीत जी कोई हिचकिचाहट नहीं है। हमारे यहाँ पर अनुशासन है, हमारे यहाँ कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी राज्य की चुनाव समिति है, हमारा राज्य का नेतृत्व है, हमारी केंद्रीय चुनाव समिति है और वो तय करती है। और नरोत्तम मिश्रा जी भी एक योग्य और मतलब पहले से भी जो पहले उस क्षेत्र को इन्होंने सेवा की है और उन्होंने कहा भी है तो वो भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अब पार्टी तय करेगी, 13 तारीख तक हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए, 13 तारीख को आखिरी दिन है नामांकन का। लेकिन मैं बता दूं उन्होंने स्वयं कहा, उन्होंने क्षमा भी मांगी वहां की दतिया की भगवान रूपी जनता से कि कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना, अभी उन्होंने कहा। और उन्होंने एक दिन और कहा था कि पानी उतरता देख, किनारे पर पानी उतरता देख, घर ना बना लेना, मैं समंदर हूँ वापस लौट के आऊंगा। और हमारे नरोत्तम मिश्रा जी समंदर हूँ वापस लौट कर फिर आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव के और प्रेम के समंदर है, समंदर खारा होता है, समंदर का पानी पीने योग्य नहीं होता, हमें प्यास कुएं और नदियों से बुझानी पड़ती है। राजेंद्र भारती जैसे भ्रष्टाचारियों से तो कतई नहीं हो सकती ना, जिनका तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। आप दीदी आप कह रही हैं, दीदी ये सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा के आए राजेंद्र भारती। राम मंदिर का चंदा खा गए, अच्छा ज्योति जी, जब भी इस प्रकार की सरगर्मियां तेज हो जाती है कांग्रेस पार्टी, जब भी चुनाव को लेकर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती है तो छत्रपों की लड़ाई सामने आने लगती है। तो क्या ये छत्रपों की लड़ाई के बीच में उलझ कर रह जाएगा उपचुनाव या पूरी दमदारी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? आर्टिफिशियल भक्त बनते हैं भाजपा के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। नहीं, मैं उस मुद्दे पर बाद में चर्चा करूंगा आपसे, हम फिर कभी बैठेंगे। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बारे में बोलिएगा। सत्येंद्र जी और मैं आऊंगा आपके पास, ज्योति जी को बात पूरी करने दीजिए। ज्योति जी, क्या ये लड़ाई छत्रपों की हो जाएगी या पूरी दमदारी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और प्रत्याशी को लेकर क्या रणनीति बनाई गई है? कांग्रेस कभी किसी से नहीं डरती है। कांग्रेस के नेता हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस में स्लीपर सेल कौन से हैं? स्लीपर सेल कांग्रेस में, कांग्रेस में दलाल क्या बहन जी? आप अपने नेताओं की जरा देखिए तो। एक कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी ने कहा जीतू पटवारी जैसे अनेक दलाल कांग्रेस में हैं और वहां स्लीपर सेल बोला जा रहा है। और आपके यहाँ बेईमान लोग भरे पड़े हुए हैं, कांतिलाल भूरिया ने कहा है। और अरे आस्तीन के सांप कांग्रेस में भरे पड़े हैं बहन जी कांग्रेस में आस्तीन के सांप भरे पड़े हैं। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है और आप कह रही कांग्रेस बहुत अच्छी है। मुझे लगता है वो कांग्रेस में खुले सांप घूम रहे हैं। जब उन केवल और केवल बहन जी मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, ठीक है अरविंद जी, कांग्रेस सिर्फ मीडिया जेबी है। क्या लगता है अगर नरोत्तम मिश्रा नहीं तो फिर कोई और चेहरा हो सकता है या फिर नरोत्तम ही एकमात्र विकल्प है? देखिए वहाँ पे नरोत्तम मिश्रा का नाम शुरू से ही संभावना है, काफी बड़े नेता है, उनके नाम के आगे शायद संभावना यही है कि 60-70% नरोत्तम मिश्रा का। लेकिन हाँ अब जैसा सत्येंद्र जी ने अभी बोला कि वहाँ पर एक उनकी चुनाव समिति होती है, वो डिसाइड करती है। अभी कोई नहीं कह पाएगा, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं कह पाएंगे कौन प्रत्याशी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह पाएंगे कौन प्रत्याशी होगा। ये कहीं ना कहीं भाजपा में परंपरा ठीक भी है, पता नहीं होता। तो वहीं कांग्रेस में ये थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभी अगर नरोत्तम मिश्रा वहां जाते तो फाइट वहां होने की संभावना बनेगी और संभावना एज ए जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ही वहां पर फाइनल होंगे। अच्छा, हेमंत खंडेलवाल का अभी कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है तो इसलिए ये चुनाव उनके लिए और ज्यादा बढ़ जाता है, महत्वपूर्ण होता है। हाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर वहां पर घनश्याम इनके बेटे को मैं, चूंकि मैंने दतिया को बहुत करीब से देखा है, मैं नरोत्तम मिश्रा के बराबर चुनाव में, इससे पहले जो 23 में चुनाव हुआ था उसमें भी था, 18 में भी था, 13 में भी था, 8 में भी था। लगातार वहीं की पत्रकारिता कर रहा हूँ, बराबर मैंने पूरा अच्छे से वहाँ के वातावरण को देखा है, वहाँ के जो चुनाव प्रचार की जो सिस्टम है वो भी हमने देखा है, और मतदान कैसे होता है, मतदाता वहाँ का कैसा देखता है, मैंने सारी चीजें देखी है। तो ये निश्चित तौर पर अगर उनका बेटे के अलावा कोई और आता है तो ये चुनाव कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देखेंगे कांटे की टक्कर होगा। लेकिन इस बार जो कांग्रेस का कहना है कि जो सिंपैथी वोट मिलने वाला है, इस बार सिंपैथी वोट को अगर कांग्रेस ने कन्वर्ट
टिकट कर लिया तो थोड़ी नरोत्तम मिश्रा के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि ये मामला पूरा कोर्ट का है। इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा ये बराबर कहेगी, और भाजपा की बात ये है कि इनकी जो प्रवक्ता है वो बोलने की शैली है वो काफी अच्छी है, और ये मतदाता को लुभाने में मास्टर भी है। तो यही वजह है कि बराबर जीतते चले जा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ थोड़ी सी पिछड़ जाती है, क्योंकि कांग्रेस के पास वो अभी वो कला नहीं है बोलने की। मतदाता हाँ सच कांग्रेस हो सकती है, लेकिन वो कला नहीं जो कला कौशल में भाजपा माहिर है। यानी मतदाताओं को लुभाने की जो कला है वो भाजपा के पास ज्यादा अच्छे से आ गई है। चलिए ठीक है, समय होगा इस चर्चा को विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया, सत्येंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और ज्योति जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, 30 जुलाई को उपचुनाव होना है और प्रत्याशी को लेकर मंथन है। हालांकि लगभग नाम जो है वो संभावित नाम सामने आ गए हैं। नरोत्तम मिश्रा का नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन फिर भी आधिकारिक पुष्टि इसकी कोई नहीं कर रहा है। भाजपा के नेता भी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को लेकर भी कहा जा रहा है कि राजेंद्र भारती के परिवार के बेटे को टिकट मिल सकता है, लेकिन तय नहीं है। इसमें घनश्याम सिंह का नाम भी आ रहा है, दूसरे कांग्रेस के नेता हैं वे भी हैं, और वहीं तीसरे दल के रूप में आजाद समाज पार्टी भी चुनावी खेल बिगाड़ सकती है, समीकरण बिगाड़ सकती है। तो अब इस चुनाव में किस प्रकार से मतदान होता है और किस करवट ये जीत का ऊंट बैठता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।